हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसमें हम कक्षा 9 का ज्योग्राफी लेकर आए हैं। इसमें एक ही सत्र में पूरा कंप्लीट कर देंगे। यदि आप सबको अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ये किसी भी एग्जाम में आप इसका प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं। भारत आकार और स्थिति। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व में इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थित। भारत एक विशाल देश है, या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तराक्षांश तथा 68.7 से पूर्व से 97.25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.30 अंश उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से आप इनको देख सकते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। आकार। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का आप इस मैप में देख सकते हैं। भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। ये भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह की 7516.6 किलोमीटर है। इम्पोर्टेंट है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर तथा पूर्वी सीमा पर नवीन बलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। आप देख सकते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है। परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अब 82.30 अंश पूर्व देशांतर रेखा को भारत की यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर पूर्व प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि में पड़ता है। आप ये देख सकते हैं। कन्याकुमारी कश्मीर को दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? भारत तथा विश्व। भारत भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवर्त फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ा। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप की बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ये इंपॉर्टेंट PCS में आ चुका है एग्जाम में। आप देख सकते हैं। जनसंख्या के विश्व के जो 7 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसमें आप मैप में देख सकते हैं। 37.6 जो जम्मू कश्मीर में से होकर जा रही है, 32.14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में भारत की दूरी लंबाई, और फिर पश्चिम दक्षिण में, पश्चिम पूर्व में 2933 किलोमीटर। आप देख सकते हैं नेपाल किसके किसके साथ लगा हुआ है, ये देखिए आप मैप में। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आप चित्र देखो। ये भारत किस किस देशों से जुड़ा हुआ है। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तर पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग को बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उस उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आज संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापकला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में पड़ा। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप देख सकते हैं। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की संख्या कितनी है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट से को स्पर्श नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छोड़ने वाले राज्यों को नाम बताइए। ये सब होम टू अर्थ। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान
और अफगानिस्तान के साथ, और उत्तर में चीन तथा और तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश का साथ लगा हुआ है। सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायस राज द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का स्थानीय शासकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों को प्रभुत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। इसमें आप देख सकते हैं चित्र। और दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी दो द्वीप समुद्र राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। हमारे पड़ोसी देशों के साथ भारत की भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र पर देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई पड़ता है। स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NIRC और इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर में संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ककरेखा राज्य किस राज्य से नहीं गुजरती है। भारत का संबंध पूर्वी देशांतर में कितना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलभल परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत आर्थिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार बहुपरायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत बड़ा भाग ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ और भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखरें, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। आप इसमें देख सकते हैं हिमालय पर्वत के चित्र। पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर शिवालिक श्रेणी आती है। नदियाँ आप देख लीजिए कौन बाहर से निकले। सिंधु देखिए बाहर से आ रही है, इसको पूर्ववर्ती नदियाँ बोला। और इधर ब्रह्मपुत्र, सभी नदियाँ इसमें दिखाई गई हैं। गंडक, सोन, ये सोन कहाँ मिल रही है, ये देखिए यमुना की। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत की भौगोलिक आकृतियों निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। हिमालय पर्वत, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अतः अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को मैदान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्र कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8,848, कंचनजंगा महाराष्ट्र भारत में 8,598, मकालू नेपाल में 8,481, धौलागिरी नेपाल में 8172। फिर नंगा पर्वत है भारत में 8126, अन्नापूर्णा पर्वत है नेपाल में 8078, नंदा देवी है भारत में 7817, कामेट है भारत में 7756, नामजा बरुआ है भारत में 7756, गुरला मंधाता है नेपाल में 7728। हिमालय पर्वत के बलई करत की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। महान हिमालय पाई जाने वाली हिमानियों की तह दर्रों के नाम, भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जहां ऊपर दी गई ऊंची शिखर स्थित हैं। हिमाद्र के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। ये हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अधिक संपीड़ित या परिवर्तित शैलों से हुआ है।
इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। एटलस में मंसूरी, नैनीताल और रानीखेत की स्थिति को देखें तथा राज्यों के नाम बताइए जहाँ पर वो स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखलाओं को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की ऊंची। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित हिमभूख हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियाँ द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून देहरादून, कोटली दून और पटली दून यहीं पर है। इस मैप में आप देख सकते हैं मालवा का पठार है, बिंद श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी। इसको मिला आता है वो करने के लिए, उत्तर से पश्चिम करने के लिए। तो आप पहले आ जाएगा महादेव, फिर सतपुड़ा, फिर बिंद, फिर अरावली। और उत्तर पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में आ जाएगा तो पहले अरावली है, फिर बिंद है, फिर सतपुड़ा, फिर महादेवी है, महादेव पहाड़ी है। इधर आपका कोकर तट है, इधर मालाबार तट है, या इधर कोरोमंडल है, इधर उत्तरी सरकार। ये भी एग्जाम में आता ही आता है। उत्तरी सरकार कहाँ से कहाँ मिला जाता है इसको देखिए। गोदावरी नदी कहाँ से आ रही है देखिए बहती हुई। कृष्णा, कावेरी, अन्नामुंडाई पर्वत, ये सब मैप देखना मस्ट है क्योंकि ज्योग्राफी मैप से ही कंप्लीट होता है। हिमालय पर्वत, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज और सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदी नेपाल हिमालय का एक तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल एवं पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जिसे जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल है से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणाली है, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियाँ से बना है। यह जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे यह उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पर है और यह मैदान लगभग 24,000 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से अधिक और 320 चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजोली विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है। इंपॉर्टेंट है। यह संघनन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरकाएँ कहते हैं। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब, पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदानों के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदानों के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, जिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः उसके उचावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है कि इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटका का निक्षेपण करती हैं।
इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन प्रणालियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा ये गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार पर एक मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह परिचितम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ी हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरेली मरुस्थल से मिलता जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार से वो क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का नदियाँ देख लीजिए के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम से चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वीय विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नाग पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चारों चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एंगोलांग पठार तथा उत्तर कछाड़ी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा जो छोटा नाग पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट तट के समांतर स्थित है। वो सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत है। ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी सतत नहीं है और ये अनियमित हैं एवं बंगाल की खाड़ी से में गिरने वाली नदियाँ ने इनका काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। या वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी 2695 मीटर तथा डोडोबेटा 2633 मीटर तथा पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जबेड़ी की पहाड़ी स्थित है। उडा कमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता था, कोडाई नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अवर्धन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तथा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में दिशा में फैली हैं। भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 15 मिमी 150 मिमी से भी कम वर्षा होती है। यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बाड़कान अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार है, बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबोर टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप
प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारों पर संकीर्ण तथा तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा एवं अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकर मुंबई तथा गोवा तक, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ा झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीपों समूह को पहचान सकते हैं? केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे परवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लंका द्वीप या मीनकाय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारत्ती द्वीप लक्षद्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखलाओं की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप बहुत सारे समूह आकार में बड़े हैं। परवाल पॉलिस कम समय तक जीवित रहने वाले सोच पराली हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। परवाल स्राव या परवाल अस्थियों में टीले के रूप में निक्षेपित होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्त तथा परवाल वलय तिरु। ऑस्ट्रेलिया को ग्रेट बैरियर रीफ परवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्ड शू आकार वाले रोधिका होते हैं। में बहुत बिखरे हुए द्वीप हैं। यह द्वीप समूह 2 भागों में बैठा है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप या जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुववृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगलों में आच्छादित है। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतियाँ विभागों का विस्तृत ब्यौरा प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वो देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारीय भाग खनिजों के भंडार हैं, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। इसमें अपोहा पढ़ें। अपोहा शब्द एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अतः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपोहा द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करते हुए यह पता लगे कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत उच्च भूमि 2 पड़ोसी अपोहा द्रोणी को एक दूसरे से अलग करते हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी अपोहा द्रोणी अमेजन नदी है। इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। भारत के अपोहा तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है: हिमालय की नदियाँ तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इस नदियों ने पर्वतों को काटकर गाड़ियों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं और ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में त्रिउपर्दन की क्रिया करती हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें
डेल्टा का निर्माण सबसे नीचे होता करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य और निचले भागों में नदियाँ बिस्तरा, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्णतः विकसित डेल्टा का अभिनिर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा भर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार के दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। हिमालय की नदियाँ सिंध, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी तथा अनेक महत्वपूर्ण बड़ी सहायक नदियों से आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उनकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। सिंधु नदी तंत्र। सिंध नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गाज का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्का, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंध नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। सतलज, ब्यास, रावी, जिनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंध नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंध नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंध द्रोणी का 1/3 से अधिक कुछ भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी जल समझौता के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी के परिक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों की सिंचाई के लिए करते हैं। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती हैं। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा के में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती हैं। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती हैं तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक तथा कोसी तथा नेपाल, ये नदियाँ आप देख सकते हैं। उसमें नदी और झील दोनों है। रारा, प्रताप सागर, गांधी सागर, ये सब झील। गोविंद सागर कहाँ पर है देखिए, धीरे धीरे गोविंद सागर है, गोविंद बल्लभ पथ है, सोन नदी पर ये। नमाम गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य प्रदूषण को प्रभाव को कम करना तथा उनके संरक्षण और कार्यकलाप को पूरा करना है से निकलती हैं। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वो नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए नदियाँ कैसे तथा कहाँ से गंगा में मिलती हैं। बाएं तथा दाएं किनारे की सहायक नदियाँ जल से भरपूर हुआ गंगा और पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती हैं। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदियाँ 2 भागों में वितरित हो जाती हैं। भागीरथी, हुगली जो इसकी एक वितरका है, दक्षिण की तरफ बहती हैं तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाई गई डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाली सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। और क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंध तथा गंगा नदी तंत्र का बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक की मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंध और सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती हैं। इसकी लंबाई सिंध से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है।
यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नमचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती हैं। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला तथा दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में संगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एवं शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं शिष्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ नदी में जल एवं शिष्ट की धारा मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट द्वारा होता है जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित होती है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक नदी छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो बड़ी नदियाँ जो कि पश्चिम तरफ की बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाद द्रोणी आकार में अपेक्षाकृत छोटा है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत ही दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती हैं। जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तिरु ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती हैं। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोर पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमाम देव नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। तापी द्रोणी। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा के श्रृंखलाओं में से निकलती है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है और इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारत पूजा तथा पेरियार है। इन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती हैं और इनकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र द्रोणी का 50% भाग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं जैसे पूर्णा, बड़धा, पनहिता, मंजरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम 3 सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं और बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। और कृष्णा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु में कुडुवल के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में स्थित है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी में बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलाड स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इस बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतनी तथा सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण है जो अपने एड्रेस में इसकी जान सकते हैं। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। केवल 3% ही जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, जो प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे तथा वहाँ नौकायन, तैराकी तथा अन्य जलीय
खेलों का आनंद लिया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल और दूसरे पर्यटन स्थलों पर झील नहीं होती, तब क्या वो उतना ही आकर्षित करके जितना कि आज करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के लिए के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलों का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। बड़े आकार वाले झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन मृत और अरब सागर। भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा लक्षणों में भिन्न है कि अधिकतर झीलें अस्थायी होती हैं तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की दोहरी वाली झील। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों बर्फ चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक नदी विसर्ब नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पीड तथा बाढ़ रोधिका के तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलकट झील तथा कुरेरू झील। अंतर्देशीय भागों लोकताक झील जिसे देख सकते हैं आप मणिपुर में है वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, उनके जल का उपभोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हैं। दूसरे शब्दों में ये तब बनी हैं जब हिमानियों ने यहाँ कोई दोहरी गाड़ी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने से भर गई और किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए हैं। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल तथा बारा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो गया है। गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना। झीलें मानव के लिए अधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है, अधिक वर्षा के समय या बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में या पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को समान बनाती हैं, जलीय परतंत्र को संतुलित रखती हैं, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता एवं पर्यटन को बढ़ाती हैं तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन तथा अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। यही कारण कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार की है जो नदी के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देशों के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्वपूर्ण महत्व है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम। देश में नई नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ किया गया। 1985 में वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियाँ देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। नदी प्रदूषण। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण उनकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जाता है। दूसरी ओर उद्योगों का प्रदूषण तथा अपरिष्कृत कचरे नदी में मिलते रहते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के साथ स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तन करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव न हो पाता है तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की जा रही हैं। क्या आपने कभी भी ऐसी कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन और इस विषय पर विचार करें तथा अपनी एक कक्षा में वाद विवाद करें। इसमें हम जलवायु पढ़ेंगे। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों और अफवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र की प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं कि इस अध्याय में आप तीसरे तत्व हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, ये जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवध 30 वर्ष से अधिक या इस मौसम की आवश्यकताओं एवं विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है।
मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता एवं वर्षा एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में कई बार बदलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों एवं वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक सी समान बनी रहती है। जैसे दिन गर्म एवं ठंडे हवा या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जा सकता है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। समान प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण एवं तत्व तापमान एवं वर्षा को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 सेल्सियस रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर दरांश का तापमान -45 सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुर में यह 22 सेल्सियस हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल एवं अंडमान निकोबार द्वीप में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अतः बरसर की ओर ध्यान दें। बरसर के रूप में तथा प्रकार के में भी नहीं है, बल्कि इसकी मात्रा ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में बरसर अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षा में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर में होती है। समान रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों में के प्रकार में दिखती हैं। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती हैं? तराई क्षेत्र तथा गोवा और मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? जलवायु नियंत्रण। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, तुंगता, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। पृथ्वी के गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की संघनता कम होती जाती है तथा तापमान घट जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र पर वायु का दाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है पर यह प्रभाव कम होता जाता है। ये लोग मौसमी जलवायु को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो और तब वह तट गर्म हो जाता है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपशोर कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित हैं? अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने वाले में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी तथा अथवा गर्म वायु को अवरोधित करती हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश। कक्रवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कक्रवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है।
कक्र के उत्तर में स्थित शेष भाग उपसोर कटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपसोर कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। ऊंचाई: भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम हो पड़ती है। वायु दाब एवं पवन: भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं में संचालित होती हैं। वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारी पवनों वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपसोर कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों में से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरोलियस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं, यो बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है। इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों। कोरोलियस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरोलियस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होते हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र आदितीय है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया ये उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर से बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं, तब भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण प्रणाली वायु संचरण पश्चिम प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रवाह का मुख्य घटक जठधराएं हैं। जठधराएं लगभग 27 से 30 अक्षांश उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती है, इसलिए उपसोर कटिबंधीय पश्चिमी जठधराएं कहा जाता है। भारत में ये जठधराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। जठधारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित सौम्यमंडल में अधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं हैं। इनकी गति गर्मी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जठधाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय उपसोर कटिबंधीय जठधाराएं हैं। इस दक्षिण में प्रभावित होते हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपसोर कटिबंधीय पश्चिमी जठधारा हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं और एक पूर्वी जठधारा जिसे उपसोर कटिबंधीय जठधारा पूर्वी जठधारा कहा जाता है। गर्मी के महीनों में प्रायद्वीप के भारत के ऊपर लगभग 14 अंश उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्यसागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। ये प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं। ये देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? इसमें आप चित्र में देख सकते हैं। उपसोर पश्चिमी जेट स्ट्रीम कहाँ से आ रहा है, इधर से देखिए कहाँ कहाँ प्रभावित कर रहा है भारत में। भारतीय मानसून भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया तथा पवन तंत्र की दिशा उलट जाने या उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ। चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे, अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 अंश उत्तर से एवं 20 अंश दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। स्थल तथा जल मार्ग को गर्म ठंडे होने की विभेदनी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 अंश उत्तर में स्थित होता है, इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है।
हिंद महासागर में मेडागास्कर के लगभग 20 अंश दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति और तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव पड़ता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त और निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अपसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। समानतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिण दोलन के नाम से भी जाना जाता है। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 दक्षिण और 131 पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 अंश दक्षिण और 149 पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्व अनुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू के ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतर में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। मानसून का आगमन एवं वापसी व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदनमान प्रकृति होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 10 से 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय समान वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रकोष्ठ या फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल शाखा की खाड़ी। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगत है। बंगाल की खाड़ी शाखा में भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं और मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती हैं। दक्षिण में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाती है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक कार्मिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में से प्रारंभ होता है। मध्य अक्टूबर में मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग में मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती जाती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। ऋतु है मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में। ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं हैं।
आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु तथा कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ भारत मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में मानसून का आगमन आप चित्र में देख सकते हैं। दिसंबर तक जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 सेल्सियस से 15 सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात समान है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश के में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसकी हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। समानता इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर वह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली पराली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती हैं तथा पश्चिम पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, कुल मात्रा का कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है और समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी वर्षा यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर तरफ खिसक जाती है और मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 सेल्सियस होता है और अप्रैल में मध्य प्रदेश तथा गुजरात का तापमान लगभग 42 सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 सेल्सियस होता है और प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिमी में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नाग पठारपुर तक का एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान समान धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर और हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होता है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम वर्षा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध को व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें आप इसमें देख सकते हैं। मानसून का अंत पवनें दक्षिणी समुद्र के उपशोर कटिबंधीय क्षेत्रों से में उत्पन्न होती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है और मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होता है। दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होता है। खासी पहाड़ी के दक्षिण श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व का सबसे अधिक औसत वर्षा वाला प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है।
मानसून संबंधित एक अन्य घटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होता है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है, और दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस जब भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, यो जान माल की भारी क्षति होती है। उस कटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय की निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार करता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति और समय काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है, इसलिए कभी कभी देश के किसानों की कृषि के कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की वापसी परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी के गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाती है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पौने उत्तर के मैदान से हट जाते हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम को असह्य हो जाता है और इसे समानता क्वाड की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। आप देख सकते हैं मौसिन रात विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टेलमाइट और स्टेलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरित चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उस कटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। आप देख सकते हैं इस चित्र में वर्षा सबसे कठिन हिस्सा कहाँ होता है? वार्षिक वर्षा। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की संघनन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों में होती है। वर्षा का वितरण। पश्चिमी तट के भागों और उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों और सहार्द के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। हिमपात हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित है। मानसून के प्राकृतिक परिणामस्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग, पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। मानसून एकात्मक एकता का परिचायक। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठारों में तीन ओर से समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवनों की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतुओं की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करते हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा
उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट स्ट्रक्चर है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्यौहार उत्सव सभी इन मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी पर भारतवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं। ये संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधते हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन। इसमें हम प्राकृतिक वनस्पति वन प्रणाली पढ़ें। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर, आसपास के मैदानी भागों में भात के वृक्ष, झाड़ियों, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के या अलग अलग तरह के? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया देशों के में चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 7% है। इस क्षेत्र में, इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एल्गी, कवक, फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे समुद्री पानी भी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अच्छत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के कृषिकृत फसलें, फल, बागान और वनस्पति का भाग है तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन प्राणियों में इनकी इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होता है। धरातल, भूभाग, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती हैं। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उर्वर तथा असमतल भूमि पर जंगल तथा घास के मैदान है, जिन पर वन प्राणियों के आश्रय मिलता है। मृदा, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मिट्टी में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु, तापमान, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने की प्रभावित करती है। इसे उस कटिबंधीय से उपसौर शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में प्रवृत्ति करती है। आप इसमें देख सकते हैं चित्र में। सूर्य का प्रकाश, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई या ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलान पर उत्तरी ढलान की अपेक्षा ज़्यादा संघनन वनस्पति पाए जाते हैं। वर्षा, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक, पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा संघन वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीनीकरण योग्य साधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करती हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्र 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत में बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ आगम क्षेत्रों को छोड़कर हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति हैं। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, या फिर भी बिल्कुल निम्न कोट की है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 21.5 है। वनस्पति के प्रकार देख सकते हैं इसमें चित्र में।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा पर्वतीय और मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार कटिबंधीय वन, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भलभात विकसित होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पतियाँ, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलती हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे होते हैं। इन वनों में पाए जाने व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना है। इन वनों में समान रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरन है। एक सींग वाले गहरे असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति आप देख सकते हैं इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार, सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है हमारे इंडिया में। आप मैंग्रोव भी देख सकते हैं कहाँ पाया जा रहा है मैंग्रोव को। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वन में वृक्षों शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्कपर्वतीय वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें ये आर्द्र और नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की गिरपथ प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढाल में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रबैर, कुसुम, अर्जुन तथा सातूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग होते हैं, प्रयोग हेतु साफ कर दिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर सिंह, शेर, सुअर, हिरन, हाथी और विविध प्रकार की पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए यहाँ पाए जाते हैं। कटीली वन तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया, नागफनी, कैक्टाई यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे होते हैं। इनकी जड़ लंबी होती हैं तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उस कटिबंधीय क्षेत्रों प्रदेशों में टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच में शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, अल्पाइन, देवदार, शिल्पवर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलान, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। सिल्वर, फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अतः झाड़ियों के रूप के बाद ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर, बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन, घास, टुंड्रा और लाइकन टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामिर्ग, चितरा, हिरन, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंघा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रिज, आइबेक्स, कई लाल पांडा, घने व बादलों वाली भेड़, बकरियां पाई जाती हैं।
मैंग्रोव वन या वनस्पति तटीयवर्ती क्षेत्रों में ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। ये घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूती लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा एवं एगाड़ की वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में पाए जाते हैं। इन यद वनस्पति और जानवर धरती के में आदर्श हैं। वन पराड़ी वनस्पति की भारत में विभिन्न प्रकार की पराड़ी संपद में धनी है। यहाँ की जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक औषधीय पौधा पादप पड़ते हैं। भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विश्वविख्यात है। आयुर्वेद में लगभग 2,000 पादपों का वर्णन है। वो कम से कम 500 से तो निरंतर प्रयोग में आते रहे। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है जिनमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। आप औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, देख सकते हैं। सर्पगंधा या रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है और यह केवल भारत में पाया जाता है। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है और जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और उसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में भी सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबुल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। जो तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कलचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और काली पाचन शक्ति में सहायता होती है। मच्छियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियाँ की 2546 प्रजातियाँ हैं जो कि विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आदि वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गहरे और अन्य जानवर जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में मिलते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा और छोटा मिर्ग, गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 को लागू किया। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल है। इसमें आप वन जीव प्रणाली नीचे देख सकते हैं। यदि आपको स्थान मालूम हो, गोरुमारा आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में है, इम्पोर्टेंट है। जो चंदका और दमपारा उड़ीसा, गोयंडी और बथलम रगाटू गुजरात में गिर जंगल में है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जात के सदस्यों में तेंदुआ भी यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाया जाता है। तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलती है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतरात कुछ पक्षी प्रजाति हैं जो देश के वनों तथा आदि क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फैसले जो विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाद ने योग पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्राकृतिक द्वारा किए गए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं तथा इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। प्रवासी पक्षी भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर वनभूमि समुद्रों में मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलगी वाली फ्लेमिंगे हजारों की संख्या में आती हैं। खाड़े कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं।
देश में अनेक दर्शनीय देशों में से ये भी एक है। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के परागकण में भी मदद करती हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकीय तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा कि पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र असंतुलन हो गया है। लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजाति विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अधिक शिकार करना, रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकीय तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश के पादप व जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीवन मंडल निचय आरक्षित है स्थापित किए हैं। इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमगढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की जाती है। 18 जीव मंडल निचय सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमलाई, कच्चामार, पचीमरी, अचन कमार, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेष अचलम और से सन 1992 में सरकार द्वारा पादपों उद्यानों को वित्तीय तकनीक सहायता देने की योजना बनाई। शेर संरक्षण, गैरा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्रीय पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंत विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण और उपयोग तो करते ही हैं, वो स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गाँव या शहर को प्रभावित करती है तभी वो आपदा बनती हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है या एक संदर्भ बिंदु है जिसके दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि और विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ और कैसे रहते हैं और उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करें। जनसंख्या आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है और कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या वृद्धि और इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या के गुण, विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यवसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार और जनसंख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। या 121 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हैं। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनसंख्या सांख्यिकी, सामाजिक व आर्थिक आंकड़ों के आधार पर सबसे वृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? शेष विश्व रिपोर्ट 82.5 और भारत का जनसंख्या देखिए कितना है। शेष क्षेत्रफल में देखिए 97.6 और भारत का 2.4% क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां देश की कुल आबादी 19 करोड़ लाख है। उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश, जहां की कुल आबादी 19 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमाचल क्षेत्र राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग रहते हैं।
आप इसमें देख सकते हैं कहाँ पर आबादी ज़्यादा है। पहला नंबर उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है, फिर छठवां तमिलनाडु है, राजस्थान है, कर्नाटक है, गुजरात है, फिर उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, पंजाब और फिर आपका छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर 1% अनकेंद्र शासित प्रदेश। इसमें आप देख सकते हैं भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या केवल 5.5% है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र करता है। परत इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश और जापान का जनसंख्या घनत्व याद कीजिए। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का 17 है। आप इसमें देख सकते हैं भारत की जनगणना, देख सकते हैं भारत की जनगणना की घनत्व देखिए इसमें चित्र में। पहला नंबर बिहार है अधिक, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। आंध्र प्रदेश का पुनः गठन हुआ भैया उसको 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। और 5 तारीख 8वां महीना 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से कम है? क्यों? असम एक अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छटे यो पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली यो कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान की अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु और प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य की निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की संख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2000 में कितना निरपेक्ष वृद्धि हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्व पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में वृद्धि देख सकते हैं इसमें कैसे हुआ वृद्धि। अब इसमें एग्जाम में पूछा गया था, यूपी के एग्जाम में, PCS के एग्जाम में सबसे ज़्यादा किस दशक में बढ़ोतरी हुई थी? तो इसमें आप देख सकते हैं 1981 से 61 में 21.64 और 1961 से 1971 में 24.8 और 1971 से 81 में 24.66 और 1981 से 91 में 23.87। फिर उसके बाद घटने लगा, 21.4 हो गया 1991 से 2001 और 2001 से 2011 17.64। सबसे ज़्यादा 1961 से और 71 के बीच बढ़ोतरी हुई। इसमें आप देख सकते हैं भारत की कुल जनसंख्या कैसे बढ़ा है, देखिए कैसे कैसे बढ़ता गया है। एक बार घटा भी है 1911 से 1921 के बीच। इसको चित्र को आप देखिए अच्छा से, कहाँ बढ़ा है कहाँ घटा है, उसके बाद बढ़ता गया है। और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ पर हुआ है ये देख लीजिए। प्रति वर्ष 2% वृद्धि का दर का अर्थ है कि ये हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1991 में 36 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 2011 में 121 लाख हो गई, 121 करोड़ हो गई। हाँ 121 लाख हो गई, ठीक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिणाम देख सकते हैं इसमें कितना कैसे बढ़ा है और कब कब बढ़ा है कब घटा है, इसमें भी देखिए चित्र इंपॉर्टेंट है। PCS स्तर में एग्जाम में पूछा जाता है, संख्या से ही खेलते हैं। 1951 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता था, जो 1951 में 36 लाख था और 1951 में 68 30 लाख हो गई।
वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों? किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। 1990 में कुल जनसंख्या में 1820 लाख वृद्धि हुई थी। इस पर ध्यान देना उससे कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसे सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों में पर्यावरण संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर पर नियंत्रण के लिए किए गए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित किया करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक रहा है। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या में को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आने लगी और जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण था? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने वाले प्रवासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुश फैक्टर प्रभावित करता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से भी नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1991 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी को सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से नीचे, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क 15 से 59, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग होता है। वृद्धि 59 वर्ष प्लस, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान इनकी नियुक्ति नहीं होती है। आप देख सकते हैं वयस्क कितना है 58.7, वृद्ध कितना है 6.9 और बच्चे हैं 34.4%। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या में इन समूहों की अनुपात को दिखाया गया है। लिंग अनुपात। परत 100,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच की समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2000 के बीच की लिंग अनुपात को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं 1991 में 946 थी, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1991 में 929, 2001 में 933 और 2011 में 943। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। पदचेरी में प्रति 1000 में 1038, जबकि दिल्ली में 1000 में 866 है और हरियाणा में 1000 में 877 है।
सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य में है और क्यों है? साक्षरता दर। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय ले सकता है। क्या शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है? साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में भी एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख कर या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत की साक्षरता के स्तर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिनमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है एवं महिलाओं की 64.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? व्यवसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गई जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसाय को समान प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि किए जाते हैं। द्वितीय क्रियाओं में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य करते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है और विकासशील देशों में प्राथमिक से क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है और द्वितीय और तृतीय क्रिया क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या क्रमशः 13 और 20% है। वर्तमान समय बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण की वृद्धि होने के कारण द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में व्यवसाय परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर 7.2 रह गई है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों के लिए से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों को पर्याप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत से किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित होती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिकाओं की अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा उसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सर्वप्रथम लाया गया परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को सुधारा जा सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कई वर्षों में नियोजित प्रयासों का परिणाम था। इसी में सामुदायिक कार्यक्रम भी 1952 में लाया गया और भारत पूरे विश्व में पहला ऐसा था जो परिवार नियोजन लाया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 से कम करने और व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती थी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोरों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इन नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर और किशोरियों की सुरक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना एवं किशोर किशोरी को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुँच खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना।
किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं और एक शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ही इस कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। इसमें देख लिए हम अब शब्दावली ध्यान देते हैं हम सब। अवदाब ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों होता है। अवसादी से बनी कोई शैलें जिनमें प्रायः परतदार संरचना होती है। आग्नेय शैलें वो शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के भीतर जम जाती हैं। आधार जनसंख्या दिए गए किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। आश्रित अनुपात 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक और सक्रिय आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात है। आंतरिक अपवाह एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता है वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्चावच धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप एक बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होती है। किशोरावस्था वह आयु है जब कोई व्यक्ति बाल अवस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु पूर्ण से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु में होता है। जनसंख्या का घनत्व परत इकाई क्षेत्र में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक और दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर परत 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कड़ों वाली काप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग। जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु। जीवोम एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों उसमें विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। झील एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो, वो चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो। नवीन या युवा पर्वत पृथ्वी के भूपटल के नवीनतम दौर से बने मोड़दार और बलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्पस, एंडीज, राकी पर्वत है। निमज्जन जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया है। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। पठार विस्तृत ऊपर उठा हुआ भाग एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो, वो किनारे तेज ढाल वाले हों। पर्यावरण वह परिवेश अथवा परिस्थितियाँ जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है, वो साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है। पशु पक्षी किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा। पड़ोसन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना पड़ोसन कहलाता है। आंतरिक पड़ोसन का अर्थ है लोगों को एक ही देश में आना जाना तथा बाहरी पड़ोसन का अर्थ है लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। जब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो उसे आप्रवास कहते हैं। जब वो उस देश को छोड़ते हैं तब उसे उत्प्रवास इमिग्रेशन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना होता है। भ्रंश आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाते हैं। भारतीय भूभाग भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश से फैला है। भारत की मानक माध्यम रेखा 82.30 पूर्व देशांतर को स्थानीय समय सारे भारत का पारंपरिक समय माना जाता है। भूगर्भीय पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती हैं। भूगर्भीय प्लेट पर्वतीय प्लेटों की गति को वैज्ञानिक संकल्पना। भूसन्नत भू पर्वती में बहुत गहरा अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों को भूसाहित्यों से आपर्दित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर परत 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून एक बड़े क्षेत्रों में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिसमें ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है। मिलियन प्लस सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। मैदान समतल तथा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत मैदान। रूपांतरित या केंद्रित शैलें पूर्व निर्मित आग्नेय तथा अथवा अवसादी शैलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी नई शैलें। लिंग अनुपात भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। लैगून खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है। वनस्पति किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण। वलय पृथ्वी के परपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय।
स्थानीय स्थल मंडलीय प्लेट दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय स्थल के बड़े भाग हैं। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। हिमानी बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सारे धीरे धीरे गतिशील होता है। यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम।